हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। मतलब फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवर करते हुए हम एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से। तो ज्यादा बातें ना करते हुए करते हैं अपना आज का लेक्चर स्टार्ट। तो यहाँ पर सर मैंने हेडिंग डाल दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो जब तुम एनसीईआरटी में इस टॉपिक को खोलोगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल वाला, तो यहाँ पर तुमको एनसीईआरटी में 5 टाइप की रिएक्शन दिखेंगी। सबसे पहली अपनी है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें तुम्हारी नाइट्रेशन भी आ जाएगी और हाइलोजिनेशन भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे कोलबेज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, फिर हम देखेंगे सर रीमर टीमान रिएक्शन। जी सर। फिर हम पढ़ने वाले हैं सर रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। ठीक है सर। और लास्ट में अपन देखेंगे सर फिनॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 5 रिएक्शन हमको आज के लेक्चर में पढ़नी है और ये 5 रिएक्शन जब मैं पढ़ लूंगा मेरा लेक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और आसानी से 5 रिएक्शन हम देखेंगे और कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है सर। तो सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमने देखा था जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके लास्ट में जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देख रहे थे तो हमने बोला था कि बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जो बेंजीन होते हैं और बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो अपने क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो भाई जो हम फिनॉल की बात कर रहे हैं ना, तो फिनॉल भी तो तेरा बेंजीन डेरिवेटिव है, क्योंकि देख इसमें ये बेंजीन बना हुआ है और बेंजीन के ऊपर तूने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। मतलब जो फिनॉल है ना अपना, वो भी तेरा बेंजीन डेरिवेटिव है। तो बेंजीन डेरिवेटिव क्या शो करते थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते थे। तो ये भी फिनॉल है जो अपना, वो भी क्या है सर, बेंजीन डेरिवेटिव है। तो ये भी तेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। तभी तो लिखा हुआ है कि पहली रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है सर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देख जब मैं बात करता हूं फिनॉल की, ठीक है, जब मैं बात करता हूं यहाँ पर फिनॉल की, तो फिनॉल तेरा एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है? मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो हम टॉपिक पढ़ा था वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि बेंजीन डेरिवेटिव्स में हम कैसे पता करते हैं कि ये अपना एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखते आ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो फिनॉल है ना अपना, इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, एक्टिवेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये अपना एक्टिवेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और जब हम बोलते थे कि एक्टिवेटिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहां पर अटैक करता था, इलेक्ट्रोफाइल आया तो हमारा एक तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है और एक तेरा पैरा पोजीशन पे अटैक करता था। ठीक है, और जो मेजर प्रोडक्ट बनता था वो कौन सा बनता है सर, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये तो हमको पुरानी बातें हैं, कोई भी इसमें नई बात नहीं है। ये बातें हमने ऑलरेडी जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे थे उसके जो लास्ट वाले जो टॉपिक्स थे जिसमें हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा, वहां पर हम अच्छे से सीखे हुए हैं ये। ठीक है, वहां पर ये हम अच्छे से सीखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा फिनॉल होता है वो क्या होता है सर, एक्टिवेटिंग होता है। ठीक है, और एक्टिवेटिंग होता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। और मेजर प्रोडक्ट कैसा बनता है अपना, पैरा पोजीशन वाला। ठीक है, ये बातें हमको ऑलरेडी बातें पहले से पता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहली रिएक्शन अपन लेते हैं नाइट्रेशन। कौन सी, नाइट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। फिनॉल हमारा एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? सर एक्टिवेटिंग, ये लिख दिया मैंने एक्टिवेटिंग। ठीक है, तो मेरे को कुल मिला के रिएजेंट से क्या ढूंढना है सर, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है कि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन निकलेगा। और मैंने आपको पहले से बता रखा है, यहाँ पर देख रिएजेंट क्या ले रखा है हमने, डाइल्यूट HNO3 ले रखा है एट ए लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है सर, NO2 पॉजिटिव निकलता है कि नहीं निकलता, निकलता है सर। ये हम कोई नई रिएक्शन नहीं देख रहे, हमने ये ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में देख रखी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा निकल गया, NO2 पॉजिटिव निकल गया। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल निकला है ना, ये हमारा कहां पर लगेगा, एक बार ऑर्थो में लगा दे, एक बार पैरा में लगा दे, कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारा फिनॉल है वो एक्टिवेटिंग है। तो इलेक्ट्रोफाइल तेरा ऑर्थो में लगेगा एंड पैरा में लगेगा। तो एक बार मैंने ऑर्थो में लगा दिया सर और एक बार मैंने क्या लगा दिया,
पैरा में लगा दिया, ये लगा दिया मैंने पैरा में, कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है यार, बिल्कुल आसानी से सारी रिएक्शंस हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, कोई भी रिएक्शन हमको याद नहीं करनी, ठीक है। और अगर अगर तुम्हारे पास रिएजेंट डाइल्यूट HNO3 की जगह पे अगर ये होता ना कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, तो भी तुम्हारा सेम टू सेम ऐसा ही आंसर आता, क्योंकि वहां से भी तुम्हारा जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के सामने आता है वो कौन होता है? NO2 पॉजिटिव, और वो भी कहीं ना कहीं एक बार ऑर्थो में चिपक जाता, एक बार पैरा में चिपक जाता, क्योंकि जो तेरा फिनॉल है वो कैसा है सर? एक्टिवेटिंग है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो तेरा क्या बन गया? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, और एक तेरा बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब देख, जो ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल है ना, इनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है भाई, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा है तो तू इनको आराम से सेपरेट कर सकता है। यस सर। तो यहाँ पर तू किस चीज से सेपरेट करेगा इसको? यहाँ पर एक तरीका आता है, वो आता है स्टीम डिस्टिलेशन से। मतलब तूने यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन किया और तूने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। और ये चीज हम कब पढ़ चुके हैं? जब हमने आपको क्या पढ़ाया था, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था? जीओसी पढ़ा था। उस पे हमने देखा था प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें यहाँ पर मैंने आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से बताई है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल को अपन कैसे सेपरेट कर सकते हैं भाई, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है सर। अब देख, ये है अपना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये स्ट्रक्चर बना दिया, यस सर। ये है अपना पैरानाइट्रोफिनॉल, ये स्ट्रक्चर बना दिया, यस सर। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। अब ध्यान से देख मेरे भाई, इसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगेगा, इसके पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देख, NO2 को अगर मैंने खोला, NO2 को मैंने खोल दिया, तो उसको खोल के ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देख, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगी? यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाएगी? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? अब देख, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर तेरा हाइड्रोजन किसके साथ प्रेजेंट हुआ? नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, CCl3 के साथ, CF3 के साथ, या sp कार्बन के साथ। sp कार्बन कौन सा होगा? ये वाला कार्बन तो sp कार्बन होता है, ठीक है। इनके साथ अगर तेरा हाइड्रोजन जिस दिन प्रेजेंट हुआ उसी दिन तूने बोल देना कि यहाँ पर तेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, ऑर्थो पोजीशन पे तेरी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन इस साल आपका नीट 2024 में पूछा गया था। आपको ऑर्थो पोजीशन पे दे रखा था और वहां पर आपको बतानी थी कि क्या हो रही है यहाँ पर, तो वहां पर हो रही थी तेरी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी कंसेप्ट से तुम्हारा नीट 2024 में भी क्वेश्चन आया था। बस इतना पता होना चाहिए कि ऑर्थो पोजीशन पे तेरी क्या होती है सर? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी होती है सर? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ था, तो देख हाइड्रोजन तेरा ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। और मैंने तेरे को बोला अगर हाइड्रोजन तेरा इनमें से किसी के साथ लगा हुआ तो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, और ये ऑर्थो पोजीशन पे हो रही है, तो मैंने बोल दिया सर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन की? सर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और जो ये अपना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना, इसकी बॉइलिंग पॉइंट तेरी कम है, तो ये कहीं ना कहीं स्टीम में भी क्या हो जाएगा? वॉलेटाइल हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है? स्टीम वॉलेटाइल होता है, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है सर? कम है, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं पैरानाइट्रोफिनॉल की, तो यहाँ पर तेरा अगर तुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है ना, अगर तुझे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है तो तुझे ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा पैरानाइट्रोफिनॉल का। तो देख, ये मैंने पैरानाइट्रोफिनॉल ले लिया और यहाँ पर मैंने एक और ले लिया, तो अब जाके NO2 ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ना, ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। पर यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन पे नहीं लगा हुआ था, यहाँ पर तेरे को 2 मॉलिक्यूल लेने पड़े। और जब हमको एक से ज्यादा मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए, तब हम बोलते हैं कि ये अपनी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी होती है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर देख, पैरानाइट्रोफिनॉल में मुझे एक और मॉलिक्यूल लेना पड़ा, तब जाके मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। तो मैं बोल दूंगा कि पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ध्यान से देख, जो तेरा पैरानाइट्रोफिनॉल है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट तेरी ज्यादा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? तेरा लेस वोलेटाइल होगा। क्या होगा सर? लेस वोलेटाइल होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल को मैं कैसे सेपरेट कर सकता हूँ? बाई स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये बातें भी आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये फिनॉल हमारे पास है, और फिनॉल हमको पता है क्या होता है, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग। सर ये एक्टिवेटिंग होता है। पर यहाँ पर जो रिएजेंट है ना, अब रिएजेंट इन्होंने क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया। ऊपर वाले केस में इन्होंने क्या लिया था, डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड पता है ना तुमको क्या हुआ, कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, गाढ़ा मतलब यहाँ पर तेरा पानी ना बहुत कम है, मतलब मान ले 10% तेरा पानी होगा और 90% तेरा क्या होगा, HNO3 होगा। और अगर मैं बात करता हूँ डाइल्यूट HNO3 की, तो वहां पर तेरा 10% क्या होगा, HNO3 होगा, 90% तेरा पानी होगा। वहां पर पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर तेरा पानी बिल्कुल कम है, यहाँ पर तेरा बिल्कुल कंसंट्रेटेड फॉर्म में है कहीं ना कहीं क्या, HNO3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर HNO3 बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में तुमने ले लिया ना, तो यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा निकलेगा, NO2 पॉजिटिव तो निकलेगा। NO2 पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा ही निकलेगा। पर यहाँ पर ना ये जितनी पॉसिबल पोजीशन होती है वहां पर चिपक जाता है। अभी तक हमने क्या बोला कि एक्टिवेटिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो में चिपकेगा या पैरा में चिपकेगा। पर यहाँ पर चिपक तो ऑर्थो में भी सकता है और पैरा में भी सकता है, तो यहाँ पर ऑर्थो में भी चिपक जाएगा और पैरा में भी चिपक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तुमने कंसंट्रेटेड फॉर्म में HNO3 ले लिया। तो ये मैंने OH बनाया, फिनॉल बनाया। ऑर्थो पोजीशन पे NO2 चिपका दे, यस सर, यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर भी चिपका देता हूँ, और पैरा पोजीशन पे भी लगा दे, तो ये तेरा यहाँ पर बन जाता है। इसको बोलते हैं अपन पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं अपन पिक्रिक एसिड। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत भयंकर होती है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ना बहुत भयंकर होती है, बहुत भयंकर, बहुत ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होती है पिक्रिक एसिड की। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में अल्कोहल की जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे वहां पर अच्छे से समझा रखा है। तो यहाँ पर जब हम फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पर ना तेरा पिक्रिक एसिड बन जा रहा है। ठीक है, पिक्रिक एसिड बन जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ की रीडिंग करनी है, आपको समझ में आ जाएगा। ये रिएक्शन मैंने आपको करा दी थी नाइट्रेशन वाली। ठीक है, यहाँ पर वही बात लिखी हुई है स्टीम डिस्टिलेशन वाली, कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम कैसे सेपरेट करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन से करेंगे। यस सर। फिर यहाँ पर देख लिखा हुआ है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर तेरे को कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के लिए। ठीक है सर। फिर अपन बात करते हैं, देख अगर ये फिनॉल की रिएक्शन तू कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करा दे, तो यहाँ पर तेरा पिक्रिक एसिड बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है सर, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ पिक्रिक एसिड की। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक चीज पूछी हुई है, नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आज के दिनों में ना अगर हमको पिक्रिक एसिड बनाना है तो हम ऐसे नहीं करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ डायरेक्ट नहीं कर देंगे। हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, ध्यान से देख, ये मेरे पास क्या है, फिनॉल है, क्या है मेरे पास, फिनॉल है। फिनॉल मुझे पता है क्या होता है सर, एक्टिवेटिंग होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल तेरा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगेगा। ठीक है सर। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराई मैंने। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दूंगा ना, तो देख क्या बन जाएगा, यहाँ से तेरा जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आएगा, इलेक्ट्रोफाइल तेरा क्या निकलेगा, SO3H पॉजिटिव। क्या निकलेगा, SO3H पॉजिटिव। ये तेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर ये एक बार तेरे ऑर्थो में लग जाएगा, एक बार तेरे पैरा में लग जाएगा। पर तूने यहाँ पर कंसंट्रेटेड फॉर्म ले रखा है ना, तो यहाँ पर तेरा ये ऑर्थो में भी लग जाएगा और पैरा में भी लग जाएगा। यहाँ पर जो तेरा प्रोडक्ट बनता है ना वो बनता है, देख ये मैंने फिनॉल ले लिया, इसके ऑर्थो में लगा दिया मैंने SO3H और पैरा में भी लगा दिया मैंने SO3H। तो इसको मैं बोलूंगा सर 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, फिनॉल से। फिनॉल जिस कार्बन से लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, तो 2 पे भी SO3H लगा हुआ है, 4 पे भी SO3H लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगा इसको 2,4 डाई, 2 बार लगे हुए हैं तो डाई बोल रहा हूं, डाई सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया हमारा, 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड। अब जो ये 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड बनाया ना सर, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। अब जाके मेरा बनेगा पिक्रिक एसिड। अब जाके मेरा क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। पिक्रिक एसिड बनाना आता है, यस सर, पिक्रिक एसिड बनाना आता है। ये बन गया मेरा पिक्रिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गई बात। तभी तो मैंने आपको ऊपर एक चीज बताई थी भाई, तभी तो मैंने आपको ऊपर एक चीज बताई थी कि अगर तुम ये लिया फिनॉल तुमने,
इसकी रिएक्शन तुम अगर डायरेक्टली क्या डाल दो, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, तो ये तेरा डायरेक्टली क्या बन जाएगा, तेरा पिक्रिक एसिड बन जाएगा। डायरेक्टली तेरा क्या बन जाएगा, ये पिक्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्योंकि तुमने क्या लिया, कंसंट्रेटेड फॉर्म लिया तुमने, कंसंट्रेटेड फॉर्म लिया तुमने। अगर तू डाइल्यूट फॉर्म लेता ना HNO3 का, तो यहाँ पर तेरा मोनो एक जगह पे लगता तेरा, ठीक है, तो मोनो प्रोडक्ट बनता तेरा, मतलब यहाँ पर तेरा NO2 या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगता या फिर तेरा पैरा पोजीशन पे लगता। तो यहाँ पर देख ये बन रहा है अपना, जो मैंने आपको ऊपर कराया, एक बार ऑर्थो में लगा दिया, एक बार पैरा में लगा दिया। पर अगर तुम्हारा HNO3 कंसंट्रेटेड फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर तेरा पिक्रिक एसिड बन जाएगा। जितनी पोजीशंस पॉसिबल है ना, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, वहां पर तेरा इलेक्ट्रोफाइल NO2 ग्रुप लग जाएगा। तो यहाँ पर तेरा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा होती है। तो वो बात यहाँ पर जो NCERT ने लिखी हुई थी, पूछी हुई थी, वो मैंने आपको करा दी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन हेलोजिनेशन की। हेलोजिनेशन, ठीक है सर, ये मैंने फिनॉल ले लिया, ठीक है। अब फिनॉल की रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं सर, Br2। इन सॉल्वेंट क्या ले रहा हूं मैं, CH2 या CHCl3। CHCl3 को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ये जो सॉल्वेंट मैं ले रहा हूं ना, ये सॉल्वेंट है लो पोलैरिटी के, मतलब कम पोलैरिटी, इनकी पोलैरिटी क्या है सर, कम है। तो यहाँ पर जो तेरा होगा ना, यहाँ पर तेरा मोनोब्रोमिनेशन होगा, मतलब ब्रोमीन एक जगह पे ही लगेगा। तो देख ये Br2 के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से तेरा इलेक्ट्रोफाइल क्या निकल के आता था, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल निकल गया। अब जो तेरा फिनॉल है रिएक्टेंट, वो क्या एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, सर ये तो एक्टिवेटिंग है। तो जो तो तेरा Br है ना, वो तेरा एक बार ऑर्थो में लग जाएगा और एक बार तेरा पैरा में लग जाएगा। तो यस सर, एक बार मैं ऑर्थो में लगा देता हूँ, ये फिनॉल लिया मैंने, एक बार मैं इसको ऑर्थो में लगा देता हूं और एक बार मैं क्या करता हूं सर, इसको पैरा में लगा देता हूं। ये लगा दिया मैंने पैरा में, तो ये तेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैंने सॉल्वेंट क्या लिया है, लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट, CH2 एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3, इनमें से कोई एक ले सकता हूं मैं, ठीक है। टेम्परेचर भी मैंने यहाँ पर बहुत कम लिया है, 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया है, जिसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो 0 में केल्विन 273 ऐड करना पड़ेगा, 273 केल्विन मेरा बन जाएगा, ठीक है सर। तो ये बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन थी। एक्टिवेटिंग ग्रुप आगे रिएक्टेंट है हमारे पास फिनॉल, फिनॉल एक्टिवेटिंग है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो तेरा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे तो आएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर हम जब पढ़ रहे थे बेंजीन की रिएक्शन, जब हमने देखा था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन, वहां पर बेंजीन की रिएक्शन हम जब कर रहे थे ना, तो वहां पर Br2 आया था, पर उसके साथ हमको क्या लेना पड़ रहा था, एक लिविस एसिड भी लेना पड़ रहा था, जैसे FeX3। तो यहाँ पर FeBr3 मैंने ले लिया, तब जाके हमारा क्या होता था, हमको पता था कि इस Br को खोल के लिखना पड़ता था, ये लिखा मैंने, एक पे मैंने अंगूठा रखना पड़ता था, जो दूसरा Br बचा उसको मेरे को बेंजीन की खोपड़ी में लगाना है। तो मैं क्या बना देता था, यहाँ पर ये ब्रोमोबेंजीन बना देता था। ऐसे करता था मैं हेलोजिनेशन, कहां पर, बेंजीन के केस में। मतलब वहां पर मुझे किसकी जरूरत पड़ती थी, वहां पर मुझे लिविस एसिड की जरूरत पड़ती थी। पर यहाँ पर जब मैं फिनॉल की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर लिविस एसिड की जरूरत ही नहीं पड़ रही। क्या मैंने यहाँ पर कोई लिविस एसिड लिया, नहीं सर, नहीं लिया आपने, ठीक है। यहाँ पर मैं बिना लिविस एसिड के भी काम कर सकता हूँ। क्यों काम कर सकता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन अकेला था भाई, यहाँ पर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग की बात ही नहीं थी कुछ। पर यहाँ पर तूने जब OH ग्रुप लगाया ना, तूने यहाँ पर एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया भाई, तूने यहाँ पर फिनॉल को एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेटिंग बना दिया उसको। अब वो एक्टिवेटिंग है, तो जो तेरा इलेक्ट्रोफाइल निकल के आएगा वो कहाँ पर लगेगा, तेरा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, और अब तेरे को लिविस एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, अब मैं फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं, ब्रोमीन वाटर के साथ करा रहा हूं। ब्रोमीन वाटर के साथ अगर मैं करा रहा हूं, अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल की रिएक्शन कराऊंगा ना, तो यहां पर तेरा वही बिल्कुल खेल वापस से वही रिपीट हो जाएगा, जैसे हमने जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराया था। तो यहां पर देख क्या हो जाएगा तेरा, देख ये मैंने पहले फिनॉल वैसे का वैसे बनाया, जस का तस, ये फिनॉल। अब देख Br तेरा यहां पर भी लग गया ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे भी लग गया, तो ये भी ऑर्थो पोजीशन थी, ये भी लग गया। मतलब जैसे हमने ऊपर वाले केस में देखा था कि जब हमने कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया था, तो जो तेरा NO2 ग्रुप था ना इलेक्ट्रोफाइल, वो तेरा ऑर्थो पोजीशन में भी लग जा रहा था और पैरा में भी लग जा रहा था, ठीक है। वैसे ही अगर तूने यहाँ पर ब्रोमीन वाटर ले लिया ना, तो तेरा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आएगा Br पॉजिटिव, वो तेरा ऑर्थो पोजीशन पे भी लग गया दोनों, और पैरा पोजीशन पे भी लग गया, तो तेरा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, अपने को सारा ध्यान रखना है। ये एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दे रखी है, देखो यहाँ पर दे रखी है, ये देखो
फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ करा दूं ना, तो यहाँ पर तेरा क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और इसका कैसे प्रेसिपिटेट बनता है, इसका बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, बाकी ये जो सारी बातें हैं ये सब मैंने आपको पढ़ा दी। यहाँ पर देख CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड CH2, यहाँ पर लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट लिए जाते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने आपको करा दी, यस सर करा दी। ठीक है, अब यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, अगर मैं यूजुअली नॉर्मली अगर हेलोजनेशन करूँ बेंजीन में, तो वहां पर मुझे एक लिविस एसिड लेना पड़ता है, लिविस एसिड जैसे कि FeBr3। ठीक है, तो वो बात मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है देख, इन केस ऑफ फिनॉल, फिनॉल के केस में द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लिविस एसिड्स। यहाँ पर लिविस एसिड की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी कहीं ना कहीं Br का पोलराइजेशन हो गया ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में, क्योंकि भाई हमारा जो फिनॉल है ना वो कहीं ना कहीं एक्टिवेटिंग है। क्या है वो, एक्टिवेटिंग है, तो इलेक्ट्रोफाइल आके कहीं ना कहीं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। फिर ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा देता हूँ, तो यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही खेल हो जाता है जैसे ऊपर मैंने कहीं ना कहीं फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा दी थी, HNO3 कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेके करा दी थी, तब जाके जो तेरा NO2 ग्रुप था इलेक्ट्रोफाइल था, वो तेरा ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में दोनों में लग गया था। वैसे ही यहाँ पर तेरा जो Br पॉजिटिव निकलेगा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से, वो तेरा ऑर्थो पोजीशन पे भी लग जाएगा दोनों, एंड पैरा पोजीशन पे भी लग जाएगा। यहाँ पर तेरा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 7.5। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है हमको। पहला है अपना मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। 3 मिथाइल फिनॉल का हमको मोनोनाइट्रेशन करना है, मतलब उसके एक जगह पे हमको क्या लगाना है, NO2 ग्रुप लगाना है। तो देख 3 मिथाइल फिनॉल मतलब ये बनाया मैंने, देख पहले हम A वाला कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने फिनॉल बना दिया। ठीक है, तो 1 2 3 मतलब 3 नंबर पे क्या लगाना है, मिथाइल लगाना है। तो 3 नंबर पे मैंने मिथाइल लगा दिया, तो ये हो गया अपना 3 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, अब इसका क्या करना है, मोनोनाइट्रेशन करना है। ठीक है, तो मोनोनाइट्रेशन करना है हमको। ठीक है सर, और हमको पता है सर कि ये अपना क्या है सर, ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है अपना। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो अगर इसका मैं मोनोनाइट्रेशन करूंगा, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव लगाऊंगा, तो वो तेरा एक तो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, और एक तो या फिर तेरा वो पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन इसकी ये भी ऑर्थो पोजीशन है, और ये भी इसकी ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, और पैरा पोजीशन इसकी ये है। ठीक है, तो पहले मैं पैरा पोजीशन पे लगा देता हूं, क्योंकि पैरा पोजीशन पे तो लगेगा ही सही। तो ये अपना ये था, और ये मैंने NO2 को पैरा पोजीशन पे लगा दिया, तो ये तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, पर ऑर्थो पोजीशन हमारे पास अब 2 है। ऑर्थो पोजीशन हमारे पास 2 हैं, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है। कौन सी ऑर्थो पोजीशन पे अपना NO2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा? तो यहां पर ध्यान से एक बात देखो, जो ये वाली ऑर्थो पोजीशन है ना तेरी, जो ये वाली ऑर्थो पोजीशन है तेरी, ये वाली, अब देख यहाँ पर देख एक ग्रुप इधर लगा हुआ है, एक ग्रुप इधर लगा हुआ है, और दोनों ग्रुप के बीच में ये वाली ऑर्थो पोजीशन आ रही है। तो यहाँ पर मतलब भीड़ भड़ाका है थोड़ा, यहाँ पर मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। तो ऐसी पोजीशन पे कभी भी मत लगा देना इलेक्ट्रोफाइल को। तुमको कहाँ पर लगाना है इलेक्ट्रोफाइल को? जहाँ पर बिल्कुल खुला आसमान हो। ये देख, तो इलेक्ट्रोफाइल को तूने यहाँ पर लगाया, इस वाले पे नहीं लगाना तेरे को। ठीक है, तो तूने यहाँ पर क्या बना दिया दूसरा, ये तो वैसे का वैसा लिखा मैंने, और इस वाले ऑर्थो पोजीशन पे तूने नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया। तो ये तेरे 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। यहाँ पर तुम देख सकते हो आंसर तुम्हारा यही आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ पर तुमने क्यों नहीं लगाया सर? यहाँ पर क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, क्योंकि 2 ग्रुप इधर उधर से लगे हुए हैं। ठीक है सर, फिर उसके बाद आता है अपना अगला क्वेश्चन, डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो 3 मिथाइल फिनॉल बना देता हूं पहले। ठीक है सर, ये बन गया मेरा 3 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, अब इसमें मेरे को क्या करना है सर? डाई नाइट्रेशन करना है, मतलब 2 जगह पे NO2 लगाना है। ठीक है, अब देख पैरा पोजीशन पे तो लगेगा ही सर, लगेगा ही लगेगा। अब एक तो मैं यहाँ पर लगा दूं या फिर यहाँ पर लगा दूं, कहाँ पर लगाऊंगा? ऑब्वियसली वही बात आ गई, यहाँ पर नहीं लगा सकता, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर लगाऊंगा एंड यहाँ पर लगाऊंगा। तो देख मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये मैंने वैसे का वैसा लिखा। एक बार मैंने यहाँ पर पैरा पोजीशन पे लगा दूंगा तो ये तो लगेगा ही सही। ये क्या लगा दिया मैंने? NO2 ग्रुप को लगा दिया, और एक मैंने ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया।
सर मैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्यों लगा रहा हूं? अरे मेरे भाई जो रिएक्टेंट तुम दे रहे हो ना, वो रिएक्टेंट तुम्हारा एक्टिवेटिंग है, और एक्टिवेटिंग अगर रिएक्टेंट होता है तो तुम इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगाते हो। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूं यार, ठीक है, समझ में आ गई? तो ये देख, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो मैंने आपके लिए बनाया है। अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो है सर मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट। पहले मैं फिनाइल मिथेनोएट बना देता हूं। ये बनाया मैंने फिनाइल, और मिथेनोएट अगर मैं बनाऊं तो O C डबल बॉन्ड O CH3, ये बना दिया मैंने फिनाइल मिथेनोएट। अब इसमें मेरे को क्या करना है सर, NO2 ग्रुप लगाना है, और कहां पर लगाना है, NO2 पॉजिटिव, ठीक है, एक सेकेंड, ये लगा दिया मैंने। और इसका क्या करना है, मोनोनाइट्रेशन करना है मेरे को, मतलब एक जगह पे लगाना है। अब पहले अपन चेक करते हैं कि जो मेरे को रिएक्टेंट दिया गया है वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। ध्यान से देखो सर, जो कार्बन है ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो यहाँ पर जो तेरा रिएक्टेंट दे रखा है वो सर क्या है, तेरा एक्टिवेटिंग है। और एक्टिवेटिंग अगर तेरा रिएक्टेंट है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कहाँ पर लगेगा सर, इसके एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। और हमको पता है सर, हमको यहाँ पर अगर मेजर प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो पैरा पोजीशन जो होती है ना, वहां पर तेरा मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो अगर मैं इसको पैरा पोजीशन पे लगा दूं, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे, तो ये तेरी मेजर प्रोडक्ट बन जाएगी, ये तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने तेरे को बताया। अगर तेरे को एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग खेलना आ गया ना, तो देख कितनी रिएक्शंस को तू बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर ले रहा है, ठीक है। बाकी अगर तूने किसी और टीचर से पढ़ा होता है या फिर तू किसी अच्छे कोचिंग में पढ़ रहा होता ना, तो हर रिएक्शन के लिए अलग अलग कंसेप्ट तेरे को दे देते वो। पर हमने यहाँ पर बहुत कम कंसेप्ट यूज करते हुए सारी रिएक्शंस को, जितने भी चैप्टर खत्म करते जा रहे हैं, वहां पर लिमिटेड ही कंसेप्ट यूज हो रहे हैं भाई। हमने ऐसे नहीं है कि हर रिएक्शन में अलग अलग कंसेप्ट लगा दिए, 4-5 कंसेप्ट आज तक गिने चुने आप हम यूज कर रहे हैं, जो हम हर रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान बन चुकी है, और कहीं पे भी कोई दिक्कत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आ रही, क्योंकि हमने ऐसे तगड़े कंसेप्ट निकाले हैं ना, जिससे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन बिल्कुल आसान हो चुकी है, और कोई भी रिएक्शन हमको याद नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। और देख यहाँ पर भी इन्होंने सेम आंसर दे रखा था, मतलब अगर मुझे एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग निकालना आ गया तो मेरा खेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो अब अपनी दूसरी रिएक्शन आती है, दूसरी रिएक्शन है अपनी कोलबेज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भाई, कोलबेज रिएक्शन, ठीक है सर। तो यहाँ पर तेरा रिएक्टेंट कौन होगा, फिनॉल होगा, ऑब्वियस सी बात है फिनॉल होगा, क्योंकि फिनॉल की ही तो अपन रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है सर। यहाँ पर तेरा रिएजेंट क्या होगा, NaOH CO2 एंड H+ आयन, NaO2 CO2 एंड H+, ये तेरे को ध्यान रखना है। और यहाँ पर देख, हमारा जो पता है, जो रिएक्टेंट है, जो फिनॉल है, वो क्या है सर, एक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो हमको बस इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा निकलेगा। तो यहाँ से तेरा जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आता है CO2 और H+ से, वो आता है अपना COOH, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकल के आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये अपना NCERT का एग्जाम्पल है, ये मैंने फिनॉल ले लिया। फिनॉल मेरा एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग, सर ये एक्टिवेटिंग है, ठीक है। हमारे जो रिएजेंट है कौन कौन से हैं सर, NaOH CO2 एंड H+ आयन। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या निकल के आएगा सर, COOH निकल के आएगा। और ये तेरा एक बार ऑर्थो में लग जाएगा और एक बार तेरा ये पैरा में लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि तेरा जो रिएक्टेंट है फिनॉल, वो तेरा क्या सर, एक्टिवेटिंग है। तो एक बार तो क्या करना, ऑर्थो पोजीशन पे लगा दे COOH को, और एक बार क्या कर तू, पैरा पोजीशन पे लगा दे COOH को। ये लगा दिया मैंने पैरा पोजीशन पे। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको बताया था भाई कि जो पैरा पोजीशन वाला होता है वो क्या बन जाता है, अपना मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। पर एक बात ध्यान दो, यहाँ पर जो ऑर्थो पोजीशन पे तुमने देखा ना, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है भाई, ऑक्सीजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करती कि क्या, तेरे को मैंने अभी बताया था ऑर्थो पोजीशन पे कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भाई, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब यहाँ पर तेरा क्या हो गया सर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जिस चक्कर में तेरा ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बनना तो कौन सा चाहिए था, ये बनना चाहिए था, पर यहाँ पर चूंकि जो ऑर्थो वाला है ना, वहां पर तेरी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इसलिए तेरा ये प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा। और इसको अपन बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सैलिसाइलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना इसको अपन बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है सर। तो यहाँ पर कोलबेज रिएक्शन में तेरा जो सैलिसाइलिक एसिड है वो क्या बन जाएगा, तेरा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब अगर NCERT अपन देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से इन्होंने सॉल्व कर रखा है। देखिए अपना फिनॉल है, ठीक है, तो NaOH CO2 एंड H+ ये ले रहे हैं, और लास्ट में बना तो वही रहे हैं जो हमने बनाया, सैलिसाइलिक एसिड। इसको अपन 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी अब, क्योंकि ये अपना
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो 1 2 3, तो ये अपना जो OH है ये अपना सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किया जा रहा है अब। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है सर। तो सैलिसाइलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। वो सब छोड़, पर यहाँ पर एनसीईआरटी ने थोड़ा अलग तरीका यूज किया हुआ है और हमने अलग तरीका यूज किया हुआ है, क्योंकि हमने ऐसे कंसेप्ट चला रहे हैं ना जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, जो टीचर आपको नहीं बताने वाले, ठीक है। पर हमारे आंसर बिल्कुल 100% गारंटी के साथ सही आएंगे, ठीक है। पर यहाँ पर एनसीईआरटी ने थोड़ा अलग खेल खेल रखा है। इसने क्या किया ना, ये जो तेरा क्या था, फिनॉल था, ठीक है। अब इसने फिनॉल को क्या देखा, इसने फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करी? NaOH के साथ करी, मतलब बेस के साथ करी। और हमको पता है सर, अगर बेस के साथ रिएक्शन होगी तो तेरा कौन सा बॉन्ड टूटेगा? OH बॉन्ड टूटेगा तेरा, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, तो तेरा ऐसा बन गया, देख तेरे पास ऐसा खेल आ गया अब O-। तो ये तेरा, इसको बोलते हैं अपन फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब देख ये जो तेरा यहाँ से Na+ निकला ना, अब Na+ इस माइनस के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा? तो तेरा बीच में ऐसा बन जाएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड मतलब बीच में इन्होंने पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, ठीक है। पर हमने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया, हमने डायरेक्टली सैलिसाइलिक एसिड बना दिया, क्योंकि हम जो अपने खेल चला रहे हैं ना, वो खेल ना तो एनसीईआरटी में दे रखे हैं और ना वो आपको कोई टीचर बताने वाला है, ठीक है सर। इसको क्या बोलते हैं अपन? फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर कभी कभी हो जाए, जो एनटीए वाले उनका थोड़ा दिमाग खराब हो जाए, उन्होंने अगर पूछ लिया कि भाई इंटरमीडिएट क्या बनता है इसमें, तो वो तो अपने को पता होना चाहिए कि फिनॉक्साइड आयन बनता है, ठीक है। वरना 100 में से 99 टाइम्स अगर तुमको पूछा जाएगा तो तुमसे प्रोडक्ट ही पूछा जाता है नीट के पेपर में एंड जेईई मेंस के पेपर में भी, और यहाँ पर तेरा आंसर क्या आ जाएगा? सैलिसाइलिक एसिड आ जाएगा। क्या तूने इसको याद करना है? नहीं भाई, तूने इसको याद नहीं करना है। बहुत टीचर तुमको याद कराएंगे कि याद कर लो भाई, इसका सैलिसाइलिक एसिड बनता है। नहीं सर, हमको एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट चलाना आता है। हमको बस इतना पता होना चाहिए कि एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। हम खुद से खेलते हैं, हम खुद से प्रोडक्ट निकालना जानते हैं। हम एक कंसेप्ट में बिल्कुल आधारित है और एक कंसेप्ट को लेते हुए हम एनसीईआरटी के बहुत रिएक्शंस निपटाते जा रहे हैं, ठीक है सर। तो ये बात बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गई। इस पैराग्राफ को भी अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं है सर? ऑब्वियसली बात है भाई, इलेक्ट्रोफाइल आया कौन सा? COH, वो तेरा सब्स्टिट्यूट हो गया, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है ही है, ठीक है। अब अगली रिएक्शन आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नीट में अगर 2-3 साल के पेपर तुम हर उठा के देखोगे, हर 2-3 साल बाद एक क्वेश्चन रिपीट होता हुआ तुमको दिख जाएगा, वो है सर रीमर टीमर रिएक्शन का, रीमर टीमान रिएक्शन का। यहाँ पर तेरा रिएक्टेंट यानी जो सबस्ट्रेट है वो ऑब्वियसली बात है फिनॉल यूज किया जाएगा। फिनॉल सर बहुत बार बोलते बोलते मैं थक गया, फिनॉल क्या अपना एक्टिवेटिंग है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो एक बार ऑर्थो में लग जाएगा, एक बार तेरा पैरा में लग जाएगा, और जनरली पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो अपना मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना रिएजेंट होता है वो होता है अपना क्लोरोफॉर्म। क्या क्लोरोफॉर्म है? क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3, ठीक है। इसके साथ अपन एक बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी एक्वस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में। एक्वस NaOH ले लो या एक्वस KOH ले लो, ठीक है। क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH ले लो या फिर क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस KOH ले लो। तो यहाँ से जो तेरा इलेक्ट्रोफाइल निकल के आएगा वो क्या निकलेगा सर? तेरा CHO निकलेगा, CHO निकलेगा, ठीक है। ये तो बात हुई एक रिएजेंट की। तो रीमर टीमन रिएक्शन में एक और रिएजेंट यूज किया जाता है, वो होता है CCl4, मतलब सर कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर भी तू बेस ले सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस, एक्वस NaOH एंड KOH, कोई भी ले सकता है एक। तो यहाँ पर से जो तेरा इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो तेरा निकलेगा COOH, ठीक है। हमने ऊपर कोलबे रिएक्शन देखी, कोलबे रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकल के आ रहा था सर? COOH निकल के आ रहा था। और जब हम बात कर रहे हैं रीमर टीमान रिएक्शन की, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि रिएजेंट कौन सा है। अगर तेरा रिएजेंट CHCl3 है तो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आ रहा है CHO। अगर तेरा रिएजेंट कहीं ना कहीं क्या है सर? CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो यहाँ पर तेरा रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल निकल के आएगा COOH, ठीक है। तो अब मेरे को पता लग गया कि जो हमारा रिएक्टेंट है फिनॉल वो तेरा एक्टिवेटिंग है, और रिएजेंट को देख के मैं पता लगा लूंगा कि यहाँ से तेरा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल रिएक्शन तेरी वहीं पे सॉल्व हो चुकी है, तेरे को कुछ सोचना ही नहीं है भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास फिनॉल था, ठीक है। फिनॉल के सामने तुमने लिख दिया CHCl3 प्लस एक्वस NaOH एंड KOH, ठीक है। एक्वस NaOH तुमने ले लिया, समझ के आ गया भाई। मैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ले लिया था, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन निकलेगा सर? CHO निकलेगा। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगा दे, एक बार पैरा पोजीशन पे लगा दे। यस सर, ये मैंने फिनॉल लिखा, एक बार मैं ऑर्थो पोजीशन पे लगा लेता हूँ CHO, ठीक है। और एक बार मैं क्या करता हूँ? पैरा पोजीशन पे CHO लगा लेता हूँ। और मेरे को पता है सर, आपने बताया था कि जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ना वो तेरा पैरा प्रोडक्ट पे ही बनता है, मेजर प्रोडक्ट। पर ध्यान से हमेशा ऐसा मत लिख देना
एक बार तुम ऑर्थो पोजीशन पे नजर घुमा के देखना, कहीं यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही। ओ भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है सर, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई भाई। जिसको अपन बोलते हैं सेलिसल्डिहाइड, सेल्डिहाइड, क्योंकि ये अपना क्या है, एल्डिहाइड है। ऊपर वाले केस में जब हम किसकी बात कर रहे थे, कोलबेज रिएक्शन में, वहां पर यहाँ पर COOH लगा हुआ था यहाँ पर, तो मैंने बोला था सैलिसाइलिक एसिड, पर यहाँ पर एल्डिहाइड लगा हुआ है तो मैंने बोल दिया सैलिसल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो तेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा सर वो क्या बनने वाला है, सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। ये वाला अबर मेरे अपना मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और सैलिसल्डिहाइड अपना मेजर प्रोडक्ट इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर तेरी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या हो रही है सर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से मैंने एक इंपोर्टेंट जो रिएक्शन थी उसको सॉल्व कर दी, कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आई, बिल्कुल आसानी से, कुछ भी नहीं सोचना भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल हलवा बना दिया हमने। अब आगे अपन देखते हैं, फिनॉल है सर, फिनॉल है, बस इतना पता होना चाहिए फिनॉल क्या सर, एक्टिवेटिंग है। यस सर, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का निकलेगा सर, COOH निकलेगा। एक बार सर ऑर्थो में लगा दूंगा, एक बार पैरा में लगा दूंगा। ऑर्थो में लगा दिया मैंने COOH, एक बार सर पैरा में लगा दूंगा, ये मैंने पहले फिनॉल वैसे का वैसा लिखा, यस सर। फिर मैंने पैरा पोजीशन पे COOH लगा दिया, ये मेरा आंसर आ गया। अब मैं मेजर प्रोडक्ट इसको बोलने वाला था, फिर मैंने देखा यहाँ पर सर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। तो जो अपना सैलिसाइलिक एसिड है उस पे क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए वो अपना क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बिल्कुल आसानी से अपना रिमर टिमान रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीट में तुम्हारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं भाई, यहाँ देखो, ये तुम्हारा AIPMT में क्या क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद, फिनॉल लिया मैंने रिएक्टेंट के तौर पे, ठीक है, उसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ CHCl3 एंड NaOH की प्रेजेंस में, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अरे मेरे भाई, अगर तुम CHCl3 ले रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, CHO निकलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, सैलिसल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा सर। तो आंसर क्या आ जाएगा, सैलिसल्डिहाइड बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल 1 सेकंड में हम नीट के क्वेश्चन निपटा रहे हैं, एक सेकंड में। चलो छोड़ो, AIEEE के क्वेश्चन में आ जाओ। ये बोल रहे हैं कि फिनॉल हमने लिया, यस सर, फिनॉल को रिएक्ट करा रहे हो तुम CHCl3 और KOH के साथ, ठीक है, और तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है सर, सैलिसल्डिहाइड बन रहा है। इन्होंने पूरी रिएक्शन दे दी और थ्योरी में लिख के दे दी इन्होंने। अब ये बोल रहे हैं कि इस रिएक्शन का नाम बता दो। अरे मेरे भाई, रिमर टिमान रिएक्शन है कि नहीं है, रिमर टिमान रिएक्शन। बिल्कुल 1 सेकंड लगा, हमारा AIEEE का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाए नीट 2015 का क्वेश्चन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म। यस सर, फिनॉल ने किसके साथ रिएक्शन करी, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करी। क्लोरोफॉर्म मतलब सर CHCl3, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है सर, CHO निकलता है कि नहीं निकलता, निकलता है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ठीक है, फाइनली इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, कौन से फंक्शनल ग्रुप को इसने इंट्रोड्यूस करा दिया फिनॉल में, सर इसी को तो इंट्रोड्यूस करा दिया, CHO को। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, CHO आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से अगर पढ़ना है ना, तो बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। बिल्कुल जो नीट में रिएक्शंस तुम्हारी आने वाली है, नीट 2025 की अगर मैं बात करूं, तो वो बिल्कुल तुमने अगर सारे लेक्चर तमीज से देखे हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है और रिवीजन अच्छे से करा हुआ है ना, तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तुम्हारे NCERT से जस से तस वैसे बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो, सेम टू सेम आएंगे। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन आया नीट 2018 में, ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन आया वहां पर, उसके लिए मैं तुमको ये बता दूं कि जो हम रिमर टिमान रिएक्शन की बात करते हैं ना, यहाँ पर जो तेरा अटैकिंग स्पीसीज होती है, यहाँ पर जो तेरा अटैकिंग रिएजेंट होता है ना, वो तेरा क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन होता है। क्या होता है सर, डाइक्लोरोकार्बिन। मतलब सर कार्बन मैंने बनाया, उसमें 2 क्लोरीन लगा दिए, और ये इसके पास एक लोन पेयर है, तो इसको बोलते हैं अपन डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, ये अपना क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट होता है रिमर टिमान रिएक्शन में। ठीक है, तो वही बात क्वेश्चन में पूछी गई थी नीट 2018 में। ये इन्होंने पूरी रिएक्शन हमको दे दी। कौन सी रिएक्शन है सर, रिमर टिमान रिएक्शन है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द अटैकिंग रिएजेंट इज, अटैकिंग रिएजेंट कौन है तुम्हारा, तो मेरे को पता है सर अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ पर होता है। तो मैं ऑप्शन नंबर डी मैंने टिक कर दिया, बिल्कुल 1 सेकंड मुझे लगा और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बाकी अगर तुम NCERT में आओगे ना, ये तुमने NCERT अगर देखी तो ये देख फिनॉल ले रखा, अब फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, CHCl3 प्लस एक्वस NaOH। ठीक है, तो हमारा तो आंसर डायरेक्ट आ गया सैलिसल्डिहाइड, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है बिल्कुल तगड़ा कंसेप्ट है भाई, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग वाला, उसने हमको बिल्कुल डायरेक्ट आंसर निकाल के दे दिया। पर यहाँ पर थोड़ा घुमा के इन्होंने आंसर निकाल रखा है। पर नीट में तुमसे प्रोडक्ट ही पूछा जाता है कि प्रोडक्ट कौन सा आता है, तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। पर ध्यान से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंटरमीडिएट की, ठीक है, तो मेरे को पता है कि यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है, हमारा CCl2 होता है, मतलब डाइक्लोरो कार्बिन होता है। तो ध्यान से देखिए, तेरा डाइक्लोरोकार्बिन ही तो लगा हुआ है भाई, ये तेरा फिनॉल था। अब देख इसमें क्या लग गया सर, डाइक्लोरोकार्बिन लग गया।
देख कार्बन के साथ तेरे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो वही तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ के आया तुम्हारा। फिर तुम बोलते हो कि सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आ रहे। भाई एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी का एक एक चीज पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा बेंजल क्लोराइड, इसको अपन बोलेंगे बेंजल क्लोराइड। अब बेंजल शब्द क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, अब ध्यान से देख, इसको अपन बोलते हैं फिनाइल। अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन लगा दूं तो मैं बोलूंगा फिनाइल क्लोराइड, क्या बोल दूंगा इसको, फिनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन बेंजाइल। अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन लगा दूंगा तो इसको बोलूंगा सर बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, और अगर यहाँ पर ऐसा बना हो और यहाँ पर तेरे 2 क्लोरीन लगे हों तो इसको बोलेंगे अपन बेंजल। अब बोलेंगे अपन बेंजल, तो इसको मैं बोलूंगा बेंजल क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं 3 जगह लगा दूंगा ना तो क्या यूज करूंगा, बेंजो यूज करूंगा। तो कब अपन फिनाइल यूज करते हैं, कब बेंजाइल यूज करते हैं, कब बेंजल यूज करते हैं और कब बेंजो यूज करते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर अपना खेल ऐसा वाला आया ना, ये देख, तो यहाँ पर मैं क्या बोलने वाला हूँ, बेंजल क्लोराइड बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख बेंजल क्लोराइड बोल रखा है इन्होंने इंटरमीडिएट में। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये बात मैंने आपको बता दी कि जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, कौन सा निकलता है, CHO निकलता है, तो एक बार वो ऑर्थो में लग जाएगा, एक बार पैरा में लग जाएगा। मेजर प्रोडक्ट तेरा पैरा वाला बनना चाहिए था, पर ऑर्थो पोजीशन में मैंने ध्यान से देखा कि यहाँ पर तो सर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये अपना जो ऑर्थो वाला है सैलिसैल्डिहाइड वो अपना मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन गया अपना सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो अब आते हैं हमारा रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। ये बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करानी है सर, जिंक डस्ट के साथ करानी है। तो देखिए ये अपना फिनॉल है, ठीक है, और ये अपना जिंक डस्ट है। तो जिंक आया और इसने यहाँ से ऑक्सीजन उठा के ले गया, तो इसने बना दिया ZNO। ठीक है, बाकी बचा क्या, बचा बेंजीन बच गया, बेंजीन वैसे का वैसा, तो यहाँ से अपनी क्या निकल जाएगी, बेंजीन निकल जाती है। बिल्कुल सिंपल सा, इसको ध्यान रखना है यार, बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो देख एनसीईआरटी में यहाँ पर दे रखी है ये। फिर उसके बाद आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिनॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन सीखी, बिल्कुल अच्छे से सीखी और बिल्कुल डीप में अच्छे से समझ के सीखी हमने। पर यहाँ पर जो फिनॉल की बात आती है तो यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा चीज चलता है। ये मैंने फिनॉल लिया और इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए 2 बंदे आते हैं, या फिर मैं ले लूँ H2Cr2O7 जिसको अपन बोलते हैं क्रोमिक एसिड, ये लिखा हुआ है क्रोमिक एसिड, या फिर तू ये ले ले Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, या तो तू डायरेक्ट ये ले ले या फिर तू ये ले ले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तेरा फिनॉल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है ना तो यहाँ पर तेरा डाई कीटोन, यहाँ पर तेरा डाई कीटोन बनता है। तो देख एक कीटोन ये बन गया, एक कीटोन तेरा ये बन गया, इसको बोलते हैं अपन बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं इसको अपन, बेंजोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन बोलते हैं। तो इसको तुम ध्यान रखना, जब तुम्हारा फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो तुम्हारा क्या बनता है, डाई कीटोन बनता है, उसको अपन बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन बोलते हैं। यहाँ पर तू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे या तो इसको ले सकता है H2Cr2O7 को, या तो तू इसको ले सकता है। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सर कि अगर तूने यहाँ पर क्या किया, इन प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, फिनॉल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज्ड टू डार्क कलर मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन। अगर तू कहीं ना कहीं, अगर तू एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा दे, ठीक है, तो यहाँ पर तेरा डार्क कलर के कुछ मिक्सचर बनेंगे, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्विनोन ही प्रेजेंट होता है। मतलब कुल मिला के बात इतनी है कि फिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो बनने क्या वाला है, क्विनोन ही बनने वाले हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम ध्यान रखना, ये जो बेंजोक्विनोन हमारा बना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल छोटा सा ये रिएक्शन था और ये वाला रिएक्शन भी छोटा सा था, जिंक डस्ट वाला। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का जो ये लेक्चर था फिनॉल की रिएक्शंस वाला, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज वाला, ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो कैसा लगा लेक्चर, कोई अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन आपके मन में है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद।